आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कविता लेकर के आया हूं जो आपके जीवन में एक चेतना उत्पन्न करती है और वो ये दिखाती है कि पहले के समय में जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके साथ क्या होता था और आज भी उनके साथ क्या हो रहा है। यही बात इस कविता में बताई गई है। और ये कविता एक महान शायर, एक कवि हुए थे जिनका नाम है अदम गोंडवी। गोंडा के थे इसलिए उनका नाम अदम गोंडवी था। उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है और यह कविता एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस समाज में जिनको नीच समझा जाता है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आखिर उनकी हालत क्या है और उच्च वर्ग के लोग उनके बारे में सोचते क्या हैं, उसकी एक झलक मैं आपको इस कविता में दिखाने जा रहा हूँ। वैसे ये जो कविता है ये आपके पाठ्यक्रम में लगनी चाहिए। यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं 9 में, 10 में या 11, 12 में, कहीं ना कहीं इस कविता को उसमें ऐड करना चाहिए ताकि ये विद्यार्थी इसको पढ़ सकें। लेकिन ये कविता आज तक नहीं लगाई गई और अदम गोंडवी की ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको आज ये सुना रहा हूँ। देखिए क्या कहते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। कह रहे हैं कि आइए जिंदगी के ताप को, जिंदगी के दर्द को महसूस करते हैं इस कविता के माध्यम से और मैं आपको चमारों की गली में लेके चलता हूं कि उनकी हालत कैसी है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। अब देखिए कह रहे हैं कि चमारों की गली है अर्थात उनका मोहल्ला है और उसमें एक बेचारी फुलिया बेचारी थी, कोई औरत थी बेचारी, अपनी गरीबी से तंग आकर के कुएं में डूबकर मर गई। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। अब चलते हैं ये कहानी पर कि अपने सिर पर टोकरी लेकर के हरखू नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी एक छोकरी अर्थात लड़की है और वो अपने खेत से, जिसको गोबर की ऊपलें कहते हैं, हमारे यहाँ गोईठा कहते हैं, वो लेकर के आ रही है अपने खेत से। देखिए आगे क्या होता है। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। अब देखिए सरयू नदी के पार की ये घटना है, कोई गांव है वहां की इस घटना को बता रहे हैं अदम गोंडवी। तो कह रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे बेचारी आ रही है और कैसी यह भयभीत है, हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। बेचारी आ रही है और मन में घबराई हुई भी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेला का फूल जो है कुम्हला गया हो। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। अब देखिए अब ये बता रहे हैं कि आखिर ये बेचारी इतनी गुमसुम सी, उदास, मुरझाई हुई क्यों आ रही है। तो अब इसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी बता रहे हैं। देखिए, थे यही सावन के दिन, हरखू गया था हाट को, और सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। गर्मी का मौसम था, सावन का मौसम था और सावन के मौसम में हरखू बाजार गया हुआ था और उसकी जो बेचारी बुढ़िया थी, औरत थी, वो बिछाए खाट सो रही थी। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, और घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। अब देखिए ये जो हरखू की जो बेटी है बता रहे हैं कि वह खेत से एक दिन शाम को आ रही थी, घास का गठरी लेकर के आ रही थी। वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। अब वो बेचारी बड़ी जज्बात में चलती हुई आ रही है, खुशी खुशी आ रही है, लेकिन उसको क्या पता कि कोई भेड़िया उसका घात लगाए बैठा हुआ है, उसकी ताक में बैठा हुआ है। होनी सी बेखबर, होनी से बेखबर, कृष्णा बेखबर राहों में थी, अब मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। बेचारी का नाम था कृष्णा
और वो आकर के जैसे ही ये खेत के पास मोड़ पर मुड़ी तो लगा, और उसको क्या पता चला कि कोई आकर के उसको पकड़ लिया है, वो किसी की बाहों में चली गई है। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। अब देखिए, चीख निकली, चिल्लाई, लेकिन फिर बेचारी करती क्या, औरत थी, अबला थी, और उसको पकड़ लिया किसी ने। और दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। दिन तो कब का अर्थात सूरज कब का डूब चुका था, लेकिन इस बेचारी का जो कौमार्य था, जो इसका कुमारीपन होता है जो, वो अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस बेचारी के साथ वहां के जो लोग थे, जो लड़के थे, उन लोगों ने क्या किया, अब देखिए आगे। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। और देखिए, जो उस गांव के उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी हवेली में हंसी ठिठोली चल रही थी, और बेचारी जब होश में आई तो क्या देखती है कि वह अपने पिता की गोद में है। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था, सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। अब देखिए, हरकू के दरवाजे पर, घर के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है, और लोग बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि अब वो देखिए, इस लड़की की इज्जत के साथ, इस लड़की के सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए लोग गुस्से में हैं और बदला लेना चाहते हैं। देखिए क्या होता है, सजा देना चाहते हैं लड़कों को। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। अब देखिए, मंगल नाम का एक लड़का है, वो हरखू से कह रहा है कि काका ये तो बताइए कि आप मौन क्यों हैं, अपनी बेटी से पूछते क्यों नहीं कि वो दरिंदा कौन था, हम उसको सजा देंगे। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है मंगल कि चाचा, कोई भी हो जो हमारे घर की औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करता हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे देखिए, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। मंगल कह रहा है कि क्या ये जो समाज है, क्या हम ये कह सकते हैं कि चलिए हम लोग छोटे लोग हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, वो जो चाहें वो करें? नहीं, वो जो चाहें वो करें, ऐसा नहीं हो सकता है। और देखिए, बोला कृष्णा से, बहन सो जा, मेरे अनुरोध से बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। अब वो कह रहा है कि मंगल कृष्णा से कि ऐ मेरी बहन, तू सो जा, मैं बदला लेके रहूंगा, और तू आराम से सो। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, अब वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। अब देखिए, इसकी भनक पड़ गई ठाकुरों को, वो जो बड़े लोग थे। अब वो क्या हुआ, उनको पता चल गया कि जो चमारों का जो मोहल्ला है, वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो अपनी इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, अब वो लोग सरपंच के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, अब देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। अब देखिए, जो ये सरपंच हैं, ठाकुरों का इलाका है, और वो खैनी अर्थात सुरती मल रहे थे, और वो ठोक करके बोले, क्या बोलते हैं, दृष्ट जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। अब देखिए, जो ठाकुर थे वो सरपंच जी से कह रहे हैं कि बताइए कैसा जमाना आ गया है कि जो कल तलक पांव के नीचे हमारे रहता था, अब बताइए वो हमारे ऊपर आ गया है। ऐसा वो कह रहे हैं, अर्थात वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो नीच लोग हैं, जो चमार लोग हैं, या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा नीचे ही रहे हैं, नीचे ही रहेंगे, चाहे उनके साथ आप कुछ भी करिए। अब देखिए आगे, कहती है सरकार कि आपस में मिलजुल कर रहो, असुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। सोचिए कि ये जो कविता है क्या बता रही है, कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को ठाकुर समझते हैं, या जो कुछ भी समझते हो, उच्च समझते हो, वो कह रहे हैं कि ये जो चमार हैं, ये सुअर के बच्चे हैं, क्या इनको हम लोग हरिजन कहेंगे? हरिजन, महात्मा गांधी जी ने जो शब्द दिया था
कि हरिजन अर्थात हरि के, भगवान के लोग हैं ये। इतना अच्छा शब्द दिया था। और ये शब्द बोलने में इन ठाकुरों को बड़ा ही परेशानी महसूस हो रही है, बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है। देखिए और क्या कहते हैं, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। अब देखिए कह रहे हैं कि यह जो कृष्णा नाम की लड़की है ना, इसको पैदा होना चाहिए था दूसरे जगह, अब चमारों के यहाँ पैदा हो गई है, तो हम क्या करें। आगे, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। अब देखिए क्या करें कि जैसे बरसाती नदी उमड़ती हुई चलती है अपने रवानी में, वैसे कह रहे हैं कि ये कृष्णा भी तो जवान हो चली है और बड़ी मगरूर है, घमंड में रहती है। देखिए ऐसा वो कह रहे हैं कृष्णा को। और देखिए, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। अब देखिए वो कह रहे हैं कि हरखुआ इसका शादी ब्याह करके ससुराल भी नहीं भेजता है, तो क्या करें, हम लोग ही हैं इसके लिए। अब सोचिए कि उन उच्च वर्ग के लोगों की निम्न वर्ग की लड़कियों के, स्त्रियों के प्रति क्या सोच है। आगे, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। अब सोचिए यहाँ एक स्त्री की इज्जत गई है और वो कह रहे हैं कि वो जिंदगी का मजा पा गई है। ये है उनकी सोच। और ये कविता आपके पाठ में, कोर्स में, पाठ्यक्रम में लगनी चाहिए, ताकि लोग ये समझ सकें कि आखिर निम्न वर्ग के लोग भी इंसान होते हैं, उनकी भी इज्जत होती है, उनकी भी मान मर्यादा और सम्मान होता है। आगे देखिए, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। कह रहे हैं कि वो तो मंगल ने देख लिया था, वरना ये कृष्णा क्या कहती कि कौन मेरे साथ क्या कहा, क्या किया है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। अब देखिए वो ठाकुर सरपंच से कह रहा है कि सरपंच जी, अगर मान लीजिए पुलिस आती है और आकर के हमें और हमारे लड़के को यदि लेकर के जाती है, गर्दन नापती है अर्थात सजा होती है, तो आपकी भी तो इज्जत जाएगी सरपंच जी। अब देखिए क्या हुआ, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कह रहे हैं कि मंगल बड़ा मक्कार है, बड़ा चालाक है और हरखू उसी के बल पर थाने जाने के लिए तैयार है। वो रिपोर्ट लिखवाएगा और हमारी गर्दन नपेगी अर्थात हमें सजा मिलेगी, तो सरपंच जी ये आपकी इज्जत जाएगी। आगे देखिए, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। अब देखिए बात ऐसी कहा उस ठाकुर ने, ऐसी कही कि सारे लोगों के अंदर जोश आ गया कि ये चमार लोग हमें ऐसा करेंगे, हमें सजा दिलवाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में सब लोग तैमूर बने हुए थे, जैसे तैमूर आया और पूरे गांवों को, बस्तियों को उजाड़ते हुए चला गया। अब देखिए ये लोग भी तैयार हैं, अब होनी कुछ और होने वाली है। उधर चमार लोग सोच रहे हैं कि हम जाएंगे थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे और जिसने इसकी इज्जत पे ऐसा किया है, वार किया है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन होना तो कुछ और था। देखिए, रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। रात में कुछ और हुआ और भोर का दृश्य क्या था देखिए, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। ये भी देखिए कि जो सिपाही हैं जिनको रक्षक कहा जाता है वो ही भक्षक बने हुए हैं। उन ठाकुरों के साथ ही एक दर्जन सिपाही आकर के गांव वालों को मारने को तैयार हैं, उन चमारों को तो मारने को तैयार हैं। आगे देखिए, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। अब देखिए जो थानेदार था उसने खुद कहा कि जिसका नाम मंगल है वो सामने आ जाए, और उन सभी सिपाहियों ने घेर लिया है उस मोहल्ले को। आगे देखिए, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। जैसे ही अपने किवाड़ खोल करके मंगल दौड़ निकलता है बाहर, एक सिपाही आता है और लाठी चला देता है। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया,
सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। अब देखिए जैसे ही लाठी पड़ी बेचारा गिर गया, और जैसे ही गिरा तो अब थानेदार पूछ रहा है कि बता तूने वो चोरी का माल किया, माल क्या किया। अब सोचिए, अर्थात उस बेचारे के ऊपर अब झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वह जो अपने मान मर्यादा की खातिर थाने जाने को तैयार था, अब उसको सजा दी जा रही है और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि तुमने चोरी की है, बताओ वो माल कहां तुमने रखा है। कैसी चोरी, माल कैसा। उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। जैसे उसने कहा कि कैसी चोरी कैसा माल, एक लाठी और पड़ी बेचारे मंगल को, और फिर उसका होश चला गया, वो बेहोश हो गया। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। अब देखिए बेचारे को लाठी पड़ी, वो बेचारा बेहोश होकर के गिर गया। तब देखिए क्या कहते हैं, उस दरोगा ने ठाकुरों से कहा मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आगे आओ इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। देखिए क्या करें कि क्या मेरा मुंह देखते हो, आओ इसके मुंह में थूको और इसकी झोपड़ी में आग लगा दो, इसकी झोपड़ी को फूंक दो। अब सोचिए कि एक समय ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है। बस ये है कि न कोई वैसी कविता लिखने वाला है, न वैसे लोग रहे जो इन खबरों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो हम सोचते हैं कि देश बहुत अच्छे से चल रहा है। आगे देखिए, और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। अब देखिए बदले की आग में उन ठाकुरों ने सभी गांव वालों की झोपड़ियों को जला दिया। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। चाहे बूढ़ा हो चाहे छोटा बच्चा हो, सबके यहाँ हिंसा फैली हुई, अर्थात सब मारे जा रहे हैं, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या औरत हो। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। अब अपने घरों को जलते हुए बेचारे, बताइए उन चमारों की बस्ती में आग लगा दी गई और वो अपने घरों को देख करके रो रहे हैं जलते हुए। कुछ तो जोर जोर से चिल्ला कर रो रहे हैं, कुछ मन ही मन रो रहे हैं। और कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। अब देखिए वो दरोगा क्या कहता है कि जब तक मैं किसी को आदेश नहीं देता हूं कोई कहीं नहीं जाएगा। और इतने ये जो लोग इतरा रहे थे, घमंड कर रहे थे, अब इनका घमंड कहां गया। बड़े आए हैं जाएंगे, ठाकुरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा वो कह रहा है। आगे, यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। ये वही दरोगा जी थे जिनको रक्षा के लिए रखा गया था, जो रक्षक थे आज वही भक्षक बने हुए हैं। और देखिए अपने रूल से, अपने नियमों से सबको ढकेलते हुए आ रहे हैं। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, और ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। अब देखिए वो दरोगा क्या कह रहा है कि जो भी हमसे टकराएगा वो मारा जाएगा, इनको डंडों से सुधारा जाएगा। अब सोचिए कि निम्न वर्ग के लोग जो अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको भी सजा मिल रही है। और आगे बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर होश में नहीं आता तो इसको लाठी पर टांग दो। और ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। अब देखिए सजा किसको मिल रही है, जुर्म किसने किया था। कह रहे हैं कि इन लोगों को सजा होनी चाहिए, ये लोग घर नहीं रहेंगे, इनको जेल में डाल देना चाहिए। और ठाकुरों से उलझना कोई खेल नहीं है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृपणा का हाल। अब देखिए अदम गोंडवी कहते हैं, मैं इनको बड़ा क्रांतिकारी कवि मानता हूं, क्योंकि आजकल के जो कवि हैं वो समाज को ऐसा आईना दिखाने से कतराते हैं, वो डरते हैं। लेकिन अदम गोंडवी जो हैं, देखिए इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि आज के समाज में हो क्या रहा है निम्न वर्गों के साथ। और ये जो सरकारें जो ये चाहती भी नहीं है कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, सरकारें तो बिल्कुल ही चाहती हैं। अगर ये चाह दें
तो जाति प्रथा तो खत्म हो जाएगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा, जातियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये कभी चाहती नहीं है, क्योंकि अगर ये चाह जाएंगी जातिवाद खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, तो फिर ये बताइए कि ये लोग किसके नाम पर लड़ाएंगे हमको, और ये लोग नेता कैसे बनेंगे। इसलिए लोग चाहते ही नहीं। आगे देखिए क्या कहते हैं अदम गोंडवी कि अब लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि बताइए ना कि उस सरयू नदी के पार की जो कृष्णा थी उसका क्या हाल है। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को। कह रहे हैं कि ये जो जनतंत्र के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोग कहते हैं कि जनतंत्र है, अर्थात ये लोगों का नियम है, लेकिन लोगों का नियम लोगों को ही खाए जा रहा है, और वो जो नेता बन करके बैठे हैं वो अपना मजा ले रहे हैं। धर्म, संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को, सबको धिक्कार है। मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। करें कि सभी आए, अधिकारी आए, नेता आए, जो कुछ है सब मेरे गांव में आए, आकर के छांव में आकर मेरे गांव का नजारा देखें। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। करें कि आए वो मेरे आज भी गांवों को देखें और देख करके ये अंदाजा लगाएं कि जो आज़ादी हमें मिली थी, क्या वो आज़ादी वास्तव में हमें सुख दे रही है, हमारे मान सम्मान को कहीं धक्का तो नहीं लग रहा है। और आए और उनको आएंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हर दिन किसी न किसी पांचाली के तन पर से साड़ी उतारी जा रही है। अंतिम पंक्तियां हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये जो अंतिम दो पंक्तियां हैं ना, ये सरकारों के मुंह पे तमाचा मारती हुई पंक्तियां हैं। इसीलिए लोग अदम गोंडवी की कविताओं को पाठ्यक्रम में नहीं लगाते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, आजादी को 70-80 साल होने वाले हैं दोस्तों, और ये कहते हैं कि आज भी मंगल अर्थात व्यक्ति रोटी के लिए तरसता है, और रोटियों के लिए, भोजन के लिए आज भी लड़कियां अपने जिस्मों को बेच रही हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। ये है आजादी का काला सच, जो आपके सामने थोड़ा सा मैंने अदम गोंडवी जी के माध्यम से समझाया है।